मैंने दिल में कलमा पढ़ा, खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी और अपनी जान उसके सुपुर्द करने को तैयार हो गया। मेरी मौत यकीनी थी। 1 सेकंड के लाखवें हिस्से के अंदर अंदर मेरी सारी जिंदगी की फिल्म मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। मुझे अपनी छोटी शहीद बहन कुलसूम का ख्याल आया, जो पाकिस्तान बनते वक्त शहीद हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। उसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। मेरे जिस्म को धचका लगा और मैं नीचे ही नीचे उतरता चला गया। आह, मौत कितनी आसान थी। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी, सिर्फ एक धचका लगा था और मैं मौत की गोद में उतरता जा रहा था। अचानक मेरा दम घुटने लगा। मुझे ख्याल आया कि मरने के बाद मेरा दम क्यों घुट रहा है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? तब मुझे अपने इर्द गिर्द पानी का दबाव महसूस हुआ और उसके साथ ही मुझे एक और धचका लगा और मेरा जिस्म गिरते गिरते किसी जगह लगकर रुक गया। अब मुझे ये समझने में देर न लगी कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ और तैयारे से गिर जाने और चमड़े की बेल्ट को छोड़ने के बाद किसी दरख्त या पहाड़ी चट्टान पर नहीं, बल्कि किसी तालाब या झील या दरिया में गिरा हूँ। फौजी तैयारे से गिरते वक्त मेरा सीट बेल्ट को पकड़कर कुछ देर हवा में लटकते रहना और फिर बेल्ट को छोड़ देने के बाद हवा के तेज थपेड़े का मुझे उठाकर दूर ले जाना मेरे लिए नई जिंदगी का पैगाम साबित हुआ। और यूं मैं ऐन गहरे पानी के ऊपर आकर गिरा। वरना अगर मैं वहां गिरता जहां भारतीय फौजियों ने मुझे तैयारे से धक्का देकर गिराया था, तो इस वक्त तक मैं जिंदा न होता। मैंने तेजी से अपने आप को पानी की तह के कीचड़ से ऊपर को उठाया। पानी की तह में कीचड़ की मोटी तह थी जिसके अंदर मैं आधे से ज्यादा धंस गया था। मैंने अपने आप को ऊपर उठाना शुरू कर दिया था। उस वक्त मेरा जिस्म जरा भी दर्द नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं पानी की सतह से बाहर निकल आया और तैरने लगा। मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ी झील थी। अगर मैं किसी तालाब में गिरता तो जिंदा न बचता, क्योंकि तालाब कितना भी बड़ा क्यों न हो, झील जितना गहरा नहीं होता और हिंदुस्तान के वस्ती जंगलों में गहरी और कुशादा झीलें आम पाई जाती हैं। बर्मा के जंगलों में तो बाज झीलें समंदर का नक्शा पेश करती हैं। झील भी छोटा सा समंदर ही होता है, उसका पानी कभी खुश्क नहीं होता। आसपास की पहाड़ियों के अलावा झील की तह से भी पानी निकल निकल कर जमा होता रहता है। बाज लोग कहते हैं कि झील भी समंदर ही होता है जो खुश्की के बीच में आ गया होता है। तैरता तैरता मैं किनारे के सरकंडों में से निकलकर किनारे पर आ गया। अब मुझे शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं वहीं किनारे पर लेट गया। मेरे ऊपर घने दरख्तों का साया था। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं देर तक लंबे लंबे सांस लेता रहा। जब मुझे जरा सुकून नसीब हुआ तो मैंने लेटे लेटे अपने जिस्म को हाथ लगाकर टांगों घुटनों का जायजा लिया। मेरी हड्डियां सलामत थी। जिस्म के किसी हिस्से में दर्द भी महसूस नहीं होता था। सिर्फ तैयारे से गिरने का खौफ था जिसका जिस्म पर अभी तक असर था, और अगर मैं मजबूत और कसरती और तरबियत याफ्ता जिस्म का मालिक न होता तो शायद इतनी जल्दी मेरे बदन की तवानाई वापस न आती। मैं दोबारा उठकर बैठ गया। मैंने जूते उतार दिए। मेरी जैकेट टॉर्चर चैम्बर में ही उतार ली गई थी। मैंने पतलून को उतार कर थोड़ा सा निचोड़ा और उसे फिर पहनकर उसी जगह बैठा। सामने और दाएं बाएं देखने लगा। ये झील जिसके किनारे पर बैठा हुआ था वस्ती हिंदुस्तान के किसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई थी। मेरे सामने और दाएं बाएं दूर मुझे ऊंची नीची पहाड़ियां नजर आ रही थीं। झील के किनारे किनारे ऊंची छतरियों वाले दरख्त ताहद नजर तक चले गए थे। झील के दूसरे किनारे पर भी पहाड़ थे। हवा जैसे बंद थी। फजा में हब्स था। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी दरख्त पर कोई परिंदा बोलकर चुप हो जाता। मुझे ये अंदेशा था कि भारतीय फौजी मेरी तलाश में वहां आ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ से मुझे तैयारे से नीचे फेंक कर हलाक कर चुके थे। वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इतनी बुलंदियों से नीचे पहाड़ियों में गिर जाने के बाद जिंदा बच जाऊंगा। मैंने सोचा कि उठकर चला जाए और मालूम करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, ये जंगल कहाँ तक चला गया है और इस जंगल के करीब हिंदुस्तान का कौन सा शहर है। मेरे पास सिवाय मेरे चमड़े के जूतों, पतलून और कमीज के और कुछ नहीं था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखों में से फीकी फीकी धूप नजर आ रही थी, जहां दरख्त इतने गुंजान नहीं थे। जब मैं चलने लगा तो मुझे मेरी बाईं टांग में दर्द महसूस हुआ। फिर भी मैं चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद दर्द में इजाफा हो गया। टांग पर जोर देता तो दर्द की टीस उठती। मैंने जमीन पर से एक दरख्त की मोटी टहनी उठाकर उसके पत्ते साफ किए और उसके सहारे चलने लगा। इस तरह चलने से मुझे कुछ आराम मिल गया। मैंने जिस तरफ मुंह उठाया था उसी तरफ चल रहा था। मैं जंगल में दरख्तों के दरमियान थोड़ी दूर तक चला हूंगा कि मुझे पत्तों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। साथ ही किसी ने बड़े रोब से देहाती जबान में कहा, कौनो हो? मैं वहीं रुक गया। वस्ती हिंद के जंगल और यहाँ के जंगली और देहाती लोग मेरे लिए अजनबी नहीं थे। इन जंगलों की मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद भी कमांडो कार्रवाइयों के सिलसिले में काफी खाक छानी थी। मैंने बोलने वाले की आवाज और उसके रोबदार लहजे से अंदाजा लगाया कि ये कोई सीधा साधा देहाती नहीं है, कोई और ही मामला है। इतने में 3 आदमी दरख्तों के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गए। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछते कि मैं कौन हूँ, मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये लोग कौन हैं। चुनाचे मैं खड़े खड़े लाठी के सहारे कांपने लगा, साथ साथ कराहता भी जा रहा था। फिर मैंने दुहाई देते हुए कहा, भाई मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे।
और उसके साथ ही मैं अदाकारी करते हुए गिर पड़ा और जाहिर किया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। मैंने इन तीनों आदमियों के कंधों पर लगी हुई राइफलें देख ली थी। इनके तंग पाजामे और कमर तक आए हुए घेरदार कुर्ते थे। सरों पर पगड़ियां थी जिनके शिमले ऊपर उठाकर उन्होंने ठोड़ियों से ऊपर सरों पर बांधे हुए थे। ये हुलिये भोपत डाकू के साथियों से मिलते जुलते थे। वो मेरे करीब होकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। इनकी सारी बातें मैं इस इलाके की ठेठ देहाती हिंदी जबान में नहीं लिख सकता था। एक ने कहा, अरे लखो, ये किसी ठाकुर का बेटा लगता है जिसके पीछे इसके दुश्मन लगे हैं। दूसरे ने कहा, तुम कैसे कह रहे हो? पहले ने कहा, तो फिर किसी को इसे मारने की क्या जरूरत है भला? अरे लखो, लड़का जवान है, खुश शक्ल है, जरूर इसको जायदाद की खातिर, दौलत की खातिर इसके ताए चाचा मारना चाहते हैं। तीसरा बोला, तो फिर हमें इस बकबक से क्या लेना है भैया, इसको यहाँ छोड़ दो और डेरे पर चलो, कहीं इसके पीछे पुलिस ही न लगी हो, खामखा हम भी फंस जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया था कि ये लोग कौन हैं। इतना मैं जरूर चाहता था कि इस किस्म के जराइम पेशा लोग अगर किसी के दोस्त बन जाएं तो फिर बड़े वफादार और जाननिसार दोस्त साबित होते हैं। मेरी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं एक ऐसे जंगल में गैर मालूम मुद्दत तक चला जाऊं। मुझे आराम और थोड़ी बहुत खुराक की जरूरत थी ताकि अपनी ताकत बहाल करने के बाद वापस अपने कमांडो मुजाहिद साथियों के पास कश्मीर जाऊं। मैं ये भी नहीं जानता था कि जब तक इन लोगों को मुझसे कोई लालच नहीं होगा, ये कभी उठाकर मुझे अपने डेरे पर नहीं ले जाएंगे और इनके डेरे पर जाकर ही मुझे खुराक के अलावा कुछ देर के लिए आराम मिल सकता है। मैं अगर इनसे किसी तरह पीछा छुड़ाकर किसी करीबी कस्बे या शहर की तरफ भी निकल जाता तो वहाँ अव्वल तो मुझे कोई कुछ दिनों के लिए अपने पास नहीं रख सकता था। इसके अलावा मुझे मशकूक समझकर कोई शख्स पुलिस को मुखबरी भी कर सकता था। चुनाचे मैंने अपने जहन में पूरी स्कीम तैयार करके कराहना शुरू कर दिया। जैसे होश में आ रहा हूँ मैं बड़बड़ाने लगा, जग्गू चाचा मुझे न मारो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मुझे न मारो, मैं सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। मैंने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रखी थी। दौलत का सुनकर मैंने देखा कि तीनों के कान खड़े हो गए हैं। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने, जिसका नाम लखू था, मुझसे कहा कि होश करो भैया, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, हम तुम्हारे पास हैं, हमें बताओ कि क्या हुआ है। मैंने आंखें खोल दी और कराहते हुए कहा, मुझे उठाकर बिठा दो। उन्होंने मुझे उठाकर बिठा दिया। वो खुद भी चौकड़ियां मारकर मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। मैंने कहा, भाई मेरा नाम धर्मवीर है, यहाँ से कुछ फासले पर जो बड़ा कस्बा है। अब मुझे क्या मालूम था कि वहाँ करीब बड़ा कस्बा कौन सा है। इतना जरूर जानता था कि वहाँ करीब या दूर कोई न कोई बड़ा कस्बा जरूर होगा। मैंने अपने ऊपर नाकाहत तारी कर ली। उनमें से एक ने बोला, बोलो बोलो, कौन सा कस्बा? क्या तुम इमराली कस्बे की बात कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, इमराली के ठाकुर दीवान वीर सिंह का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गए हैं। पिताजी की सारी जायदाद का मैं इकलौता मालिक हूँ। इसके अलावा मेरे पिताजी ने सोने चांदी की 200 डलियां और कुछ हीरे जवाहरात एक हांडी में बंद करके हवेली के अंदर मेरे सामने एक खुफिया जगह पर जमीन में दबा दिए थे और कहा था, जब तुमको जिंदगी में कभी कारोबार में घाटा पड़ जाए और दौलत की जरूरत पड़े तो ये हांडी यहाँ से निकाल कर इसकी दौलत से कोई नया कारोबार शुरू कर लेना। मेरे चाचा जगत सिंह को किसी तरह मालूम हो गया कि हवेली में किसी जगह सोने की डलियों और जवाहरात वाली हांडी मेरे पिताजी ने दफन कर रखी है और इसका राज सिर्फ मुझे ही मालूम है। उसने मुझसे पहले तो प्यार मोहब्बत से ये राज हासिल करने की कोशिश की। जब मैंने बताने से साफ इनकार कर दिया तो कल रात को वो मुझे अपने गुंडों की मदद से बांध कर जंगल में ले गया और मुझे इस कदर मारा कि मैं नींद बेहोश हो गया। उसके बाद इन गुंडों ने मुझे झील में फेंक दिया और चले गए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि झील में गिरते ही मुझे होश आ गया। मैं किसी न किसी तरह झील से निकलने में कामयाब हो गया, मगर मार खाने की वजह से मेरा सारा बदन दुख रहा है। मैं बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। दिन के वक्त होश आया। अब वहां से दरख्त की शाख पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि किसी तरह थाने पहुंचकर चचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊं। तीनों जराइम पेशा आदमियों को, जो यकीनन छोटे मोटे चोर डाकू लग रहे थे, मेरी कहानी सुनकर बातें खिल गईं। मेरी स्कीम कामयाब साबित हुई थी। कहने लगे, अरे भैया जी, तुम्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं, पुलिस तो तुम्हारा सारा माल हड़प जाएगी और तुम्हारे चचा को भी नहीं पकड़ेगी। हम तुम्हें तुम्हारा सारा माल दिलवाएंगे, हम तुम्हारे जालिम चचा से तुम्हारा बदला लेंगे। लखू बोला, अरे ठाकुर, हम तुम्हारे चचा को यहाँ बुलाकर इसकी मुरम्मत करेंगे, इसकी क्या मजाल है कि तुम्हारी दौलत तुमसे छीन सके। दूसरा कहने लगा, अरे हम तुम्हारे जालिम चचा को खत्म ही कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, फिर तुम सारी दौलत के मालिक होगे। बेशक अपनी मर्जी का कारोबार करना, कोई जमीन खरीद लेना, चलो हमारे साथ डेरे पर चलो, हम तुम्हारी दवा दारू का बंदोबस्त करते हैं, बस अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा था। इन्होंने मुझे इस कदर एहतियात के साथ जमीन पर से सहारा देकर उठाया जैसे मैं कोई इंतहाई नाजुक और कीमती चीज हूँ। लखू बोला, अरे बाबू साहब को कंधे पर बिठा लो रामू। दूसरे आदमी जिसका नाम रामू था, मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ। रामू ने मुझे बाजू से थाम लिया और मैं लाठी के सहारे उनके साथ जंगल में चल पड़ा। तो पहले तो दरख्त दूर दूर थे, फिर करीब करीब आते गए और जंगल बहुत घना हो गया।
रास्ते में एक छोटी सी नदी भी आई। वो आपस में इशारों किनारों में बातें भी करते जा रहे थे। इनमें से 2 सिगरेट पी रहे थे, एक बीड़ी पी रहा था। लगता था मेरी मौजूदगी में वो किसी मौजू पर खुलकर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं कोई अनाड़ी नहीं था। इनकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो किस जगह डाका डालने का प्रोग्राम बना रहे हैं। नदी पार करके चंद कदम चले तो एक तरफ छोटा सा टीला नजर आया। टीले के पास दरख्तों के नीचे 6-7 घोड़े खड़े थे। एक आदमी उनके आगे चारा वगैरह रख रहा था। उस आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखा। लक्खू बोला, अरे घूर कर क्या देखता है, ये अपने ठाकुर साहब हैं। हाँ चल, जल्दी से चल, जाकर चाय पानी का बंदोबस्त कर। टीले के ऊपर एक जगह इन लोगों ने अपना डेरा जमाया हुआ था। थोड़ी सी खुली जगह थी। 2 चूल्हों में आग जल रही थी। एक चूल्हे पर एक आदमी रोटियां पका रहा था, दूसरे चूल्हे पर बड़ा सा पतीला धरा था जिसमें कुछ पक रहा था। एक आदमी उसके पास बैठा प्याज काट रहा था। इन आदमियों ने भी मेरी तरफ गौर से देखा। लक्खू और रामू ने उन्हें भी यही कहा कि ये अपने बाबू साहब हैं, ठाकुर दीवान वीर के पुत्र हैं, हमारे यहाँ कुछ रोज मेहमान रहेंगे। टीले की दीवार में एक गार का मुंह नजर आ रहा था। उसके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था। पास ही दरख्तों की शाखों को काट कर बनाई गई झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के बाहर बांस की चारपाई बिछी थी। मुझे चारपाई पर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए चाय का गिलास आ गया। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। चाय ने मेरे जिस्म में एक चुस्ती सी पैदा कर दी। टांग में थोड़ा थोड़ा दर्द जरूर हो रहा था। रामू बोला, अरे बाबूजी, तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे हैं, ये उतार कर दूसरे पहन लो, हम इसे सुखाई देते हैं। एक आदमी मेरे लिए धोती कुर्ता ले आया। मैंने पतलून कमीज उतार कर धोती कुर्ता पहन लिया। लक्खू ने अपने एक आदमी से कहा, चल बे, नदी पे जाकर इनको धोकर आ और सुखाने के लिए डाल दे। मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशान सिवाय मेरे पेट पर की गई नश्तर जनी के जख्म के और कहीं भी निशान नहीं था, लेकिन एक आंख एक तरफ से सूजी हुई थी। चोटें ज्यादातर जिस्म के अंदर लगी थीं। तैयारे से गिरने की वजह से बाएं टांग में भी दर्द की टीसें पड़ रही थीं। लक्खू कोई खास किस्म का तेल ले आया। कहने लगा, इसकी मालिश से दर्द खत्म हो जाएगा। वो मेरी टांग और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर तेल की मालिश करने लगा। इस आवभगत की वजह हीरे जवाहरात और सोने की डलियों वाली वो फर्जी हांडी थी जो इमराली कस्बे की मेरी आबाई हवेली में किसी जगह दफन थी और जिसका सिवाय मेरे और किसी को इल्म न था। ये लोग मुझसे वो जगह मालूम करना चाहते थे जहाँ वो खजाना दफन था। लक्खू मेरी टांग पर मालिश करते हुए बोला, ठाकुर बाबू, इमराली का कस्बा तो यहाँ से बहुत दूर ग्वालियर के पास है। तुम्हारा चचा तुम्हें कत्ल करने के लिए इतनी दूर क्यों ले आया था? क्या रास्ते में कोई जगह नहीं मिली थी? पहली बार मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं हिंदुस्तान की वस्ती रियासत ग्वालियर के आसपास हूँ। यकीनन जिस टॉर्चर सेल में मुझे अजियत का निशाना बनाया गया था वो ग्वालियर की फौजी छावनी में ही थी। मैंने कहा, चचा जग्गू चाहता होगा कि किसी दूर दराज इलाके में ले जाकर मुझे ठिकाने लगाए ताकि पुलिस को उस पर शक न पड़े। 3 दिन गुजर गए। इन लोगों ने मेरी खूब खबरगिरी की, अच्छा खिलाते पिलाते रहे और दवा दारू भी करते रहे। एक डाकू की ड्यूटी लगा दी गई थी कि रोजाना सुबह शाम मेरी टांग की मालिश करे। मेरी आंख की सूजन बहुत कम हो गई थी, मगर बाईं टांग पर अब भी दबाव डालता तो दर्द उठता। मैं यहाँ कुछ रोज मजीद कयाम करके मुकम्मल सेहतयाब होकर कश्मीर वापस जाना चाहता था। 3 दिन गुजर गए। इन डाकुओं ने मेरी खूब खबरगिरी की, अच्छा खिलाते पिलाते दवा दारू भी करते। एक डाकू की ड्यूटी लगा दी थी कि रोजाना सुबह शाम मेरी टांग की मालिश करे। मेरी आंख की सूजन बहुत कम हो गई थी, मगर बाएं टांग पर अभी भी दबाव डालता तो दर्द उठता था। मैं यहाँ कुछ रोज मजीद कयाम करके मुकम्मल सेहतयाब होकर कश्मीर जाना चाहता था। जब तक मैं मुकम्मल तौर पर चल नहीं सकता था मैं वापस नहीं जा सकता था। इस दौरान लक्खू एक रात मेरे पास आया और चारपाई पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। वो मुझसे बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। इधर उधर की गुफ्तगू के बाद बोला, ठाकुर बाबू, तुम अपने खानदान की एक ही औलाद हो। तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हारे लिए दौलत छुपा कर रखी है उस पर तुम्हारा ही हक है, तुम्हारे बदमाश चचा का हक नहीं। हम चाहते हैं कि वो दौलत सिर्फ तुम ही को मिले, लेकिन हमारी मदद के बगैर तुम अपनी दौलत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारा चचा तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। तुम वापस जाओगे तो वो तुम्हें एक बार फिर अपने गुंडों की मदद से कत्ल करवाने की कोशिश करेगा। मैंने परेशान होने की अदाकारी करते हुए कहा, लक्खू काका, फिर तुम जिस तरह कहते हो मैं उसी तरह करूंगा। लक्खू का चेहरा खिल गया। बीड़ी एक तरफ फेंक कर बोला, ऐसा करते हैं कि तुम हमें बता दो कि हवेली में तुम्हारे पिताजी ने हीरे जवाहरात वाली हंडिया किस जगह दबाई है। हम उसे निकाल कर यहाँ ले आएंगे और तुम्हारे हवाले कर देंगे। ये डाकू खूब तरकीब बता रहा था, मगर मुझे अभी इन लोगों के डेरे पर कुछ दिन रहकर अपनी सेहत को बहाल करना था। मैंने कहा, लक्खू काका, आज चांद की कितनी तारीख है? मेरे जहन में एक तरकीब आ गई थी। वो बोला, पहली या दूसरी होगी। क्यों, तुम किस लिए पूछ रहे हो? मैंने कहा, मेरे पिता ने स्वर्गवास होते हुए कहा था कि हांडी को चांद की 21 तारीख को जमीन से निकालना। अगर पहले निकालोगे तो हांडी तुम्हें खाली मिलेगी, इसमें दौलत नहीं होगी। ये लोग इस किस्म की बातों पर बहुत एतकाद रखते हैं, ये मुझे मालूम था। लक्खू बोला, तब हमें 20 एक रोज के लिए ठहरना होगा,
फिर खुद ही हंस कर कहने लगा, अरे बाबू कोई बात नहीं, तुम भी हमारे पास हो, हम भी यही हैं, 20 रोज बाद चलकर हंडिया निकाल लेंगे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हालांकि मुझे इतने दिन वहां ठहरना नहीं था। मेरी टांग का दर्द ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिनों में ठीक हो जाने वाला था। उसके फौरन बाद मुझे वहां से चुपके से रूपोश हो जाना था। इन लोगों ने एक गाय भी रखी हुई थी। मुझे रोजाना उसका दूध पिलाते, मक्खन भी खिलाते। मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह सेहतमंद हो गया। एक हफ्ते बाद टांग का दर्द भी जाता रहा। अब मैं वहां से कश्मीर की तरफ निकल जाने का प्रोग्राम बनाने लगा। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कश्मीर तक जाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। ये भी ख्याल था कि किसी तरह एक रिवॉल्वर ही मिल जाए। इन डाकुओं के पास राइफलें और पुराने फैशन की 2 नाली बंदूकें तो थीं, मगर पिस्तौल वगैरह कोई नहीं था। मैंने सोचा कि पिस्तौल की भी जरूरत नहीं, मैं किसी बहाने लखू काका से कुछ रुपए बतौर कर्ज ले लेता हूँ। मुसीबत ये थी कि अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा था। मैं उनकी मर्जी के बगैर वहां से पांव बाहर नहीं निकाल सकता था। मुझे महसूस हो गया था कि मेरी खुफिया तौर पर निगरानी की जा रही है। मैं अगर नदी पर मुंह हाथ धोने के लिए जाता तो 2 राइफल बरदार डाकू मेरे साथ होते। लखू ने यह बहाना बनाया था कि मेरी हिफाजत इसलिए की जा रही है कि कहीं मेरे चचा के गुंडे यहाँ आकर मुझे कत्ल न कर दें। इस असना में ऐसा हुआ कि रात को बाहर कुछ शोर सा हुआ। मैं झोंपड़ी में लेटा फरार के मंसूबे बना रहा था। पहले दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आई, फिर आदमियों की बातें करने और कह लगाने की आवाजें आने लगी। मैंने उठकर झोंपड़ी के बाहर सर निकाल कर देखा। कुछ फासले पर लैंप रोशन था। उसकी रोशनी में मैंने लखू वगैरह को देखा। कुछ अजनबी लोग अपने घोड़े के पास खड़े लखू और रामू से बातें कर रहे थे। लखू कह रहा था, दादा सिख दयाल, तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। हम कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया लेकर लड़की को छोड़ेंगे। अरे हमारे पास तो सोने की चिड़िया आकर फंस गई है। उसके पास जो आदमी खड़े थे उनमें से एक ने कहा, बस अब तुम इसे हिफाजत से अपने पास रखो, हम इसके घर वालों से बात करते हैं। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हो गया। उसके साथी भी घोड़ों पर बैठ गए। फिर वो दरख्तों के अंधेरे में चल पड़े। लखू ने बुलंद कहकहा लगाकर रामू से कहा, अरे रामू, हमारी तो किस्मत फिर जाएगी। लड़की राजे महाराजों के खानदान से राजकुमारी है, बस 24 घंटे इसकी पहरेदारी करना। रामू बोला, दादा तुम फिक्र न करो, समझो मैंने लड़की को संदूक में बंद करके चाबी अपनी जेब में रख ली है। सारा मामला मेरी समझ में आ गया था, आप भी समझ गए होंगे। इन लोगों के दूसरे साथी किसी अमीर कबीर घराने की औरत को अगवा करके ले आए थे। अब उसे यरगमाली बनाकर उसके माँ बाप से सौदा करने वाले थे। इस किस्म की वारदातें ऐसे लोग अक्सर करते रहते थे। मैंने इसमें किसी खास किस्म की दिलचस्पी न ली और चारपाई पर लेटकर फरार के अपने मंसूबों पर गौर करने लगा। दूसरे दिन लखू मेरे पास आया। मैं दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा सोच रहा था कि आज किसी बहाने लखू से मैं कुछ रुपए बतौर कर्ज लूं, ताकि आज ही रात को मैं खामोशी से यहाँ से निकल जाऊं। लखू मेरे पास आकर बैठ गया और बड़ी राजदारी से बोला, ठाकुर बाबू तुमसे एक बात करनी है। मैं समझ गया कि लखू मुझसे यही कहने आया है कि मैं चांद की 20-21 तारीख का इंतजार नहीं कर सकता। मेरे साथ आज ही रात को हवेली में चलो और वो जगह दिखाओ जहां सोने की डलियों वाली हंडिया दफन है। हम उसे निकाल कर यहाँ ले आएंगे। मैंने कहा, कहो दादा क्या बात है। उसने मुझे उस लड़की के बारे में सारी कहानी सुना दी जिसको उसके साथ ही अगवा करके लाए थे और जिसका मुझे रात को इल्म हो चुका था। लखू सारी कहानी सुनाने के बाद बोला, हमारे आदमी लड़की के बाप से बातचीत करने वाले हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि लड़की के हाथ से एक खत लिखवा कर उसके बाप को दिया जाए, जिसमें वो लिखे कि मैं यहाँ सख्त मुश्किल में हूँ। अगर तुमने 1 लाख रुपए न दिए तो ये लोग न सिर्फ मेरी इज्जत लूटेंगे बल्कि मुझे कत्ल भी कर देंगे। लड़की पढ़ी लिखी है, तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम उससे बात कर सकते हो, उसे समझा सकते हो। हम जट अनपढ़ लोग हैं, तुम्हारी बात का उस पर असर होगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे लड़की के पास ले चलो, मैं उससे बात करता हूँ। लखू बोला, मेरे साथ आओ। टीले की दूसरी जानिब एक जगह चट्टानों में एक कुदरती सुरंग बनी हुई थी। उस सुरंग के धाने पर एक डाकू राइफल लिए बैठा पहरे दे रहा था। लखू बोला, लड़की अंदर बैठी है, तुम जाकर उसे समझाओ, हमें उससे एक खत जरूर लिखवाना है। हमारी बात वो नहीं मानेगी, तुम उसे समझाओ कि 1 लाख रुपए लिए बगैर हम लोग यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। मैं सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग ज्यादा लंबी नहीं थी। 5-6 कदमों के बाद मैंने एक लड़की को देखा। जमीन पर सफ बिछी थी। लड़की जानों पर सर रखे गुमसुम सी सफ पर बैठी थी। करीब ही मिट्टी का दिया जल रहा था। एक थाली और पीतल का गिलास पड़ा था। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सर उठाकर देखा। जर्द रंग की उस लड़की की उम्र 18-19 साल होगी। मैं पतलून कमीज में था और डाकुओं से मुख्तलिफ आदमी लग रहा था। उसने मुझसे बड़ी शाइस्ता हिंदी आमेज उर्दू जबान में पूछा, क्या तुम भी इन डाकुओं के साथी हो? मगर तुम मुझे पढ़े लिखे आदमी लगते हो, प्लीज मुझे इस नर्क से निकालो। इन लोगों ने मुझे बेइज्जत कर दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं उसके करीब ही सफ पर बैठ गया। लड़की के मासूम और पुरजलाल हुस्न ने मुझे बेहद मुतासिर किया था। लड़की का चेहरा, उसके नक्श और उसके गुफ्तगू करने का अंदाज बता रहा था कि उसका ताल्लुक ऐसे खानदान से है जहां इज्जत व वकार की खातिर जान कुर्बान कर देना बड़े फख्र की बात समझी जाती है। मैंने उसी लम्हे सोचे समझे बगैर ये फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को यहाँ से निकाल कर उसके माँ बाप के घर पहुँचाऊंगा। मैं उसकी इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा।
ये मेरे दिल का फैसला था और दिल के फैसले बड़े सही होते हैं। मेरे दिल ने सोचना शुरू कर दिया था और वो मुझे दूसरे रास्ते पर डालने लगा था कि मैंने सोचना बंद कर दिया। अपने दिल के फैसले पर कायम हो गया और लड़की को आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें इस नर्क से निकाल कर ले जाऊंगा, फिक्र न करो। लड़की के चेहरे पर एक नूर सा फैल गया। उसने पूछा, तुम इनके साथ ही नहीं हो? मैंने कहा, नहीं, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है। इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास किस मकसद के लिए भेजा है ये भी तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज रात नहीं तो कल रात मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। मैंने उससे बड़ी धीमी आवाज में गुफ्तगू की। वो भी धीमे लहजे में बात कर रही थी। उसने नारंगी कलर की साड़ी पहनी हुई थी, कानों में सोने के बुंदे थे, नाखूनों पर नेल पॉलिश थी। उसके लिबास से किसी निहायत आला किस्म के गैर मुल्की परफ्यूम की बड़ी मध्यम मध्यम सी खुशबू आ रही थी। लगता था ये परफ्यूम 2 रोज पहले उसने लगाया होगा। तब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और उसके माता पिता कहाँ होते हैं, उसका घर कहाँ है। लड़की ने बताया कि उसका नाम शकुंतला देवी है। उसके पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं, उसकी माता जिंदा है, एक बड़ा भाई है। उनकी हवेली वहां से 50 कोस के फासले पर ग्वालियर झांसी रेलवे ट्रैक के दरमियान रियासत छिंदवाड़ा में है। उसका बाप रियासत के राजा का दीवान था। बाप के मरने के बाद वो अपनी माँ और बड़े भाई के साथ अपनी आबाई हवेली में रहती है। उसने ग्वालियर के एक कॉलेज से अंग्रेजी में MA किया हुआ है और वो अंग्रेजी में शायरी भी करती है। वो कालिदास पर एक किताब भी लिख रही है। रियासत से कुछ वजीफा मिलता है, थोड़ी सी जागीर है जिस पर हवेली के मुलाजिमों के अलावा दूसरे अखराजात आसानी से पूरे हो जाते हैं। उसने बताया कि हवेली से थोड़ी दूर एक तालाब वाला छोटा मंदिर है। वो सुबह के वक्त स्नान करने और पूजा करने अकेली तालाब पर गई थी कि कुछ डाकू अचानक घोड़ों पर सवार आ गए। उन्होंने उसे वहीं दबोच कर घोड़े पर डाला और ले गए। अपनी दास्तान मुख्तसरन सुनाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और इन डाकुओं के पास क्यों रहता हूँ। मैंने कहा, मेरा नाम धर्मवीर है, मेरा इन डाकुओं से कोई ताल्लुक नहीं, बस यूं समझ लो कि मैं भी इनमें फंस गया हूँ। मैं खुद यहाँ से फरार होने वाला था, अब तुमको साथ लेकर जाऊंगा। शकुंतला ने पूछा, इन डाकुओं ने तुम्हें मेरे पास किस लिए भेजा था? मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने सर घुटनों पर टिका दिया और गहरी सांस लेकर कहने लगी, क्या मैं अपनी माताजी और अपने भैया जी के पास पहुंच सकूंगी? और मैंने चिराग की रोशनी में उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। मैंने कहा, जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा तो मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाऊंगा। आगे जो होगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो साड़ी के पल्लू से आंसू पहुंचने लगी। मैंने सुरंग के धाने की तरफ देखा। सुरंग के बाहर दिन की रोशनी में डाकू बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने शकुंतला से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ से अपनी हवेली का रास्ता मालूम है? वो बोली, ये लोग मुझे कई जंगलों से गुजार कर यहाँ लाए हैं। इस वक्त रात हो गई थी। मुझे अगवा करने के बाद एक जगह छुपा कर रखा गया था। फिर जब रात का अंधेरा हो गया तो मुझे वहां से लेकर चले थे। इतना याद है, रास्ते में एक दरिया का पुल आया था और उस पुल पर से रेलगाड़ी गुजरी थी। इतना मुझे अंदाजा है कि मैं अपनी हवेली से 40-50 मील के फासले पर हूँ। दरिया के रेलवे पुल पर पहुंच जाऊं तो वहां से अपनी रियासत में पहुंच सकती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम खामोशी से बैठी रहो। इतना तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी इज्जत पर कोई शख्स हमला नहीं करेगा। मैं आज या कल रात को किसी भी वक्त आऊंगा और यहाँ से फरार हो जाएंगे। मैं खामोशी से उठा और सुरंग में बाहर की तरफ चल पड़ा। अब मुझे ये भी परवाह नहीं थी कि मेरे पास पैसे होते हैं या नहीं। मैं इस पढ़ी लिखी शरीफ लड़की की इज्जत इन डाकुओं से हर हालत में बचाना चाहता था। लड़की ने मुझे बता दिया था कि उसके भाई के पास 1 लाख रुपया नहीं है, क्योंकि उनकी सारी जायदाद और जमीनें साहूकार के पास पहले ही गिरवी रखी हुई थी। इसका मतलब ये था कि डाकू और उनके वो साथी जो शकुंतला को अगवा करके लाए थे उसकी इज्जत बर्बाद कर देंगे और वो, जैसा कि उसने कहा है, खुदकुशी कर लेगी। मेरे ज़मीर ने ये गवारा न किया कि एक लड़की की इज्जत दरिंदों के हाथों बर्बाद हो रही हो और मैं खामोश तमाशाई बना रहूं। मैं बाहर दरख्तों के पास आया तो लक्खू चारपाई पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, क्या कहती है लड़की? मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, लक्खू काका, लड़की पढ़ी लिखी जरूर है मगर बड़ी जिद्दी है। अभी अपने घर खत लिखने पर राजी नहीं हो रही, पर तुम फिक्र न करो, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे राजी कर लूंगा। लक्खू हंसने लगा। अरे सुना है इनकी बड़ी हवेली है, जमींदारी है, जमीन बेचकर भी वो लोग लाख रुपया दे सकते हैं। क्या इन्हें अपनी लड़की की इज्जत नहीं चाहिए? इस दरमियान में तुम लोग अपने तौर पर भी लड़की के घर वालों से बात करते रहो। लक्खू सिगरेट का कश लगाकर कहने लगा, चलो हमें क्या, रुपया नहीं देते तो ना दें, हम पहले तो खुद लड़की से ऐश करेंगे, फिर बंबई ले जाकर बेच देंगे इसे। रामू चूल्हे के पास कुछ दूर बैठा था। लक्खू ने रामू से ऊंची आवाज में कहा, ओ रामू, दारू का बंदोबस्त करके रखना, आज रात को सभा जमेगी। लक्खू ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, बाबू तुम दारू जरूर पीते होगे, आज रात तुम्हें खालिस बरगद की छाल का दारू पिलाएंगे। मैंने जल्दी से कहा, नहीं लक्खू दादा, मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, दारू पी लिया तो तबीयत फिर बिगड़ जाएगी, चलो तुम्हारी मर्जी। वो उठकर रामू के पास जाकर बैठ गया और बातें करने लगा। आज रात ये डाकू लोग शराब व कबाब की महफिल गर्म करने वाले थे। इसका मतलब था कि आज की रात फरार होने के लिए बड़ी मौजू थी। उसके बाद खुदा जाने ये मौका मिलता है या नहीं,
चारपाई पर बैठे बैठे मैंने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। ये लोग अपने घोड़े नीचे दरख्तों के साए में बांधते थे। नीचे उस तरफ से भी रास्ता जाता था और उस जानिब से भी रास्ता जाता था, जिस जानिब वो सुरंग थी जिसमें शकुंतला को कैद किया गया था। मुझे उसी तरफ से रात को शकुंतला को निकालना था। इसके लिए जरूरी था कि मैं घोड़े पहले उस तरफ वाले दरख्तों से खोलूं और फिर उन्हें दूसरी तरफ ले जाऊं। घोड़ों का ख्याल मुझे इसीलिए आ गया था कि इस जंगल को मैं देख चुका था। ये बड़ा घना और दुश्वार गुजार जंगल था। झाड़ियां दरख्तों में और दरख्त झाड़ियों में उलझे हुए थे। आती दफा मुझे लक्खू और उसके साथी जिस रास्ते से लाए थे वो कोई शॉर्टकट रास्ता था। वहां से भी घोड़ों पर बैठकर ही आसानी से गुजरा जा सकता था। ये ग्वालियर झांसी रेंज के वस्त हिंद के जंगल थे, जो जंगली दरिंदों और दलदलों, बरसाती नालों, घाटियों और हशरातुल अर्ज से भरे हुए थे। अगर मैं शकुंतला को लेकर चलता हूँ और कुछ देर बाद यहाँ किसी को हमारे फरार का इल्म हो जाता है, तो ये लोग जंगल के भेदी होने की वजह से हमें रास्ते में ही पकड़ सकते थे। जरूरी था कि यहाँ से फरार होने के बाद जितनी जल्दी जितनी दूर निकल सकें निकल जाएं। इसके लिए घोड़े बेहतरीन सवारी थे। वो घनी झाड़ियों से भी इंसानों की निस्बत ज्यादा तेजी से निकल सकते थे और खुली जगह पर हम उन्हें दौड़ा भी सकते थे। खतरा अगर था तो ये था कि घोड़ों को पकड़ते और सुरंग की दूसरी तरफ लाते वक्त वो जोर से हिनहिनाना और टापे मारना ना शुरू कर दें, क्योंकि मैं उनके लिए अजनबी था। शाम हो गई तो डेरे में दरख्तों के नीचे शराब कबाब की महफिल का एहतमाम शुरू हो गया। दोनों चूल्हों पर जंगल से मार कर लाए हुए हिरन का गोश्त पकने लगा। रामू दोपहर को ही किसी करीबी गांव से बरगद के छाल की शराब लेने चला गया था। शाम को आया तो कपड़े में 6 बोतलें बांधकर घोड़े के आगे रखी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर हमें आज रात ही निकलना है तो क्यों ना शकुंतला को जाकर खबरदार कर दूं कि वो तैयार रहे, हम आज रात भाग रहे हैं। मैं आसानी के साथ उससे मिल भी सकता था। मैंने लक्खू दादा से कहा कि मैं लड़की के पास जाकर एक बार फिर दबाव डालकर कहना चाहता हूँ कि वो अपने घर वालों के नाम खत लिख दे। लक्खू खुश होकर बोला, ठाकुर बाबू, ये बड़ा नेकी का काम है, इसमें लड़की का ही भला है, वरना उसकी बोटी भी उसके घर वालों के हाथ ना आएगी। सारी उम्र अपनी बेटी के लिए रोते रहेंगे। मैंने अपने दिल में कहा, मेरे खुदा ने चाहा तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सुरंग की तरफ जाने लगा तो लक्खू बोला, उसे बता देना कि कल अगर उसने खत लिख कर न दिया तो फिर उसके साथ वो सुलूक शुरू हो जाएगा जो तमाम तमाशबीन बदमाश औरतों के साथ करते हैं। हाँ जाओ, सुबह मैं गांव से बड़े कागज और पेंसिल भी मंगवा लूंगा। यहाँ हमारे पास कागज नहीं है, कोई पेंसिल कलम भी नहीं है। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, कल तुम्हें लड़की का खत मिल जाएगा। लक्खू खुश खुश उस तरफ चल दिया जिधर दरख्तों के नीचे दरी बिछी थी। शराब की बोतलें रख दी गई थीं और कांसी के छोटे गिलास भी आ गए थे। तकरीबन सारे आदमी वहां जमा एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे और गोश्त पकता देख रहे थे। मैं खामोश खामोश जैसे बादल नखास्ता चलता सुरंग की तरफ गया। सुरंग के बाहर एक डाकू बराबर पहरे पर मौजूद था। मुझे उसकी फिक्र नहीं थी, उसे मैं बड़ी आसानी से रात के वक्त काबू कर सकता था। अगर मुझे कमांडो ऑपरेशन करना होता तो ये सारे लोग मेरे सामने कोई रुकावट नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ बड़ा ईसार किया था। खा अपने लालच के लिए ही सही, लेकिन मैं उनके हुस्न सुलूक और मेहमान नवाजी का बदला इन लोगों की गर्दनें तोड़कर नहीं देना चाहता था। सुरंग के बाहर पहरा देने वाले ने मुझे देखा और खामोश रहा। मैं सुरंग में चला गया। शकुंतला सफ पर दीवार की तरफ मुंह किए पड़ी थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर जल्दी से उठ बैठी। चिराग जल रहा था। मुझे देखा तो चेहरे की परेशानी कदरे दूर हो गई। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, हमें आज रात किसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। वो चेहरे पर आई हुई बालों की लट हाथ से हटाती हुई बोली, क्या सच? मैंने कहा, हाँ। ये लोग रात को शराब की महफिल गर्म कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये लोग आधी रात तक शराब के नशे में धुत हो जाएंगे। बस उसी लम्हे हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। जब मैंने उसे बताया कि हम उनके 2 घोड़े भी साथ ले लेंगे तो वो कहने लगी, घोड़े शोर तो नहीं मचाएंगे? मैंने कहा, मैं उन्हें काबू कर लूंगा। तुम ये बताओ कि तुम्हें कुछ अंदाजा है कि यहाँ से हमें किस तरफ को जाना होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर मैंने उसे हाथों के इशारे से समझाया कि उस तरफ नॉर्थ यानी शुमाल है, इस तरफ साउथ है और उस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट है। वो वेस्ट की तरफ हाथ करके बोली, हम उस तरफ जाएंगे। मुझे इतना मालूम है कि जिस रात ये लोग मुझे अगवा करने के बाद लेकर निकले थे तो आसमान पर सितारों को मैंने देखा था। मेरी समझ के मुताबिक ये लोग मुझे ईस्ट की तरफ लेकर चले थे। ओके, मैंने उठते हुए कहा, मैं अब आधी रात के बाद किसी भी वक्त आ सकता हूँ, तुम तैयार रहना। ओके, शकुंतला ने कहा और आंखों ही आंखों में जैसे मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैं सुरंग से निकलकर वापस आ गया। अभी शाम का अंधेरा नहीं छाया था। मैं रात होने से पहले उस पगडंडी का जायजा लेना चाहता था जहां से घोड़ों को लेकर मुझे सुरंग की दूसरी तरफ जाना था। जब मैं सहन की पथरीली सीढ़ी उतरकर नीचे जिधर घोड़े बंधे हुए थे जाने लगा तो लक्खू ने मुझे देख लिया। बोला, बाबू कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं भूल ही गया था कि मैं लक्खू को ये कहकर शकुंतला के पास गया था कि मैं उसे खत लिखने के बारे में दबाव डालने जा रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा, दादा मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। तुम्हें मसरूफ देखा तो सोचा पहले जरा नदी पर जाकर हाथ मुंह धो लूं।
उस वक्त लखू दरी पर अपने डाकू साथियों के पास बैठा बातें कर रहा था और सिगरेट फूंक रहा था। मैं जल्दी से उसके पास चला गया। क्या कहती है राजकुमारी? मैंने कहा, दादा तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। लड़की खत लिखने पर राजी हो गई है। कल 1-2 कागज और पेंसिल कहीं से मंगवा लेना। लखू ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर दबाते हुए कहा, बाबू आखिर पढ़े लिखे हो, तुम्हारी पढ़ाई का जादू चल गया। अरे रामू रे, कल बंजरिया को गांव भेजकर कॉपी पेंसिल मंगवा लेना। रामू चूल्हे के पास बैठा हंडिया में डोई हिलाते हुए बोला, मंगवा लूंगा दादा, तुम दारू की बोतल खोल दो, गोश्त तैयार हो गया है। लक्कू ने कहा, जरा सूरज तो छुप जाने दो, उसने देख लिया तो भगवान के आगे जाकर सारी शिकायत करेगा कि हम दारू पीते हैं। फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, बाबू नीचे नदी पर जाओगे? मैंने कहा, हाँ दादा, जरा हाथ मुंह धोना चाहता हूँ। उसने एक आदमी को आवाज देकर कहा, अरे भगवा रे, जा रे बाबू का नीचे जाकर नदी पर मुंह धुला दे। ये लोग बराबर मेरी निगरानी करते रहे थे। इनके नजदीक मैं भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, क्योंकि इनके ख्याल में मेरे पास सोने की डलियों वाली हंडिया का राज था। एक डाकू मेरे साथ हो गया। उसने कांधे पर बंदूक डाल रखी थी। वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था। नीचे एक खुली जगह पर दरख्तों के नीचे 6-7 घोड़े बंधे घास खा रहे थे। मैंने देखा कि वहां से एक छोटी सी पगडंडी टीले के नीचे बल खाती हुई सुरंग के दूसरे रास्ते की जानिब निकल गई है। मुझे रात को घोड़े लेकर इस पगडंडी से गुजरना था। मैंने नीचे नदी पर जाकर हाथ मुंह धोया, ठंडा पानी पिया और वापस हो लिया। वापसी पर भी मैंने जाय वारदात का सरसरी जायजा ले लिया। मेरे लिए इतना ही काफी था। जब रात हो गई तो इन लोगों की धमा चौकड़ी शुरू हो गई। शराब की बोतलें खुल गईं, शोर शराबा मचने लगा। मैं इस ख्याल से झोपड़ी के अंदर जाकर लेट गया कि बाहर रहूंगा तो लक्खू जरूर मुझे शराब पीने पर मजबूर करेगा, और मैं शराब को हाथ नहीं लगाना चाहता था।